नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज चीमा और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जो दूसरा आइन नाफज किया गया था, उस वक़्त क्या हालात थे, किसने ये नाफज किया था, ये कितने साल नाफज रहा और उसके बाद इसका क्या हशर हुआ, किसने इसको जो था वो आइन को मुअत्तल किया और उसके बाद जो था एक नया आइन आया जो कि भुट्टो साहब का आइन था। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले 1962 का आइन। पाकिस्तान का दूसरा आइन 1 मार्च 1962 को नाफज हुआ। ये आइन ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क में मार्शल लॉ नाफज था और जनरल मोहम्मद अयूब खान इक़्तिदार पर काबज़ थे। 1956 का आइन सिर्फ 2.5 साल तक नाफज रह सका, जिसे 7 अक्टूबर 1958 को मनसूख करके मार्शल लॉ नाफज कर दिया गया। इसके बाद तकरीबन 3.5 साल तक पाकिस्तान किसी मुस्तकिल आइन के बगैर सदारती हकामात के तहत चलता रहा। बिलाखिर 1962 में एक नया आइन नाफज किया जिसने पाकिस्तान की सियासी निज़ाम, हकूमती ढांचे और रियासती अख्तियारात को एक नई शक्ल दी। 1962 के आइन की ज़रूरत क्यों पेश आई? 1956 का आइन पार्लिमानी निज़ाम पर मबनी था, लेकिन सियासी अदम एहतकाम, हकूमती की बार बार तब्दीली, जमाती इख्तलाफात और इंतज़ामी कमज़ोरियों के बायस ये निज़ाम मजबूत ना हो सका। इस सूरत हाल को बुनियाद बनाकर फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया और अयूब खान साहब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पाकिस्तान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है, ना कि ऐसी पार्लिमानी सियासत जिसमें हुकूमतें बार बार तब्दील होती रहें। अयूब खान साहब का ख्याल था कि मुल्क की तरक्की, मुआशी इस्तेहकाम और इंतज़ामी इस्लाहात के लिए एक मजबूत सदारती निज़ाम ज़्यादा मौसर साबित होगा। इसी सोच के तहत एक नए आइन की तैयारी का अमल शुरू किया गया। आइन की तैयारी कैसे हुए, उसमें कौन कौन से आदमी थे, ये अब हम डिस्कस करेंगे। मार्शल लॉ नाफज होने के बाद अयूब खान ने 1960 में मारूफ कानूनदान और साबिक चीफ जस्टिस जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन की सरबराही में एक आइनी कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन इसको कहते हैं, कायम किया। इस कमीशन के माहिरीन कानून, सियासतदानों और मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदों को शामिल किया गया ताकि वो पाकिस्तान के लिए एक नया आइनी खाका तैयार करें। कमीशन ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, लेकिन अयूब खान ने इनमें कई तब्दीलियाँ की और अपनी सियासी सोच के मुताबिक एक नया आइन मरतब करवाया। बिलाखिर ये आइन 1 मार्च 1962 को नाफिजुल अमल हो गया। 1962 के आइन के बुनियादी मकासद। इस आइन का सबसे बड़ा मकसद एक मजबूत मरकज़ी हुकूमत कायम करना था ताकि सियासी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाया जा सके। यहाँ मैं मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि ये उस वक़्त की बात है जब पाकिस्तान दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। उस वक़्त था कि ये पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बना था। दूसरा मकसद सदर को वसी अख्तियारात देना था ताकि हुकूमती फ़ैसले तेज़ी से किए जा सकें और इंतज़ामी मशीनरी मौसर अंदाज में काम करे। तीसरा मकसद ब्यूरोक्रेसी, फ़ौज और इंतज़ामिया के दरमियान बेहतर हम आहंगी पैदा करना था ताकि रियासती इदारे मजबूत हों। इसके साथ साथ हुकूमत का दावा था कि नया आइन माशी तरक्की, सनती तरक्की, ज़री इस्लाहात और कौमी इस्तेहकाम के लिए साजगार माहौल फराहम करेगा। 1962 के आइन की नुमायाँ खसूसियात। 1962 के आइन में पाकिस्तान में पहली मरतबा सदारती निज़ाम नाफज किया गया। इस निज़ाम के तहत सदर ही रियासत और हुकूमत दोनों का सरबराह था। वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म कर दिया गया और तमाम इंतज़ामी अख्तियारात सदर के पास मुंतकिल कर दिए गए। सदर को कबीना बनाने, वज़रा मुकर्रर करने, कौमी असम्बली तहलील करने और अहम सरकारी ओहदों पर तकर्री करने
کے وسیع اختیارات حاصل تھے۔ اس طرح اختیارات کا بڑا حصہ ایک ہی شخصیت کے پاس مرکوز ہو گیا اور اس پر اپوزیشن نے بہت شور شرابہ کیا۔ اسی آئین میں ایک ایوانی مقننہ، یعنی اس وقت تک میں یہاں پہ مزید کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو سینٹ تھی وہ ہے ہی نہیں تھی۔ اس کا یہ مطلب ہے ایوانی مقننہ قومی اسمبلی قائم کی گئی، لیکن اس کے اختیارات پارلیمانی نظام کے مقابلے میں محدود تھے۔ بنیادی جمہوریتوں کا نظام، اس کو انگریزی میں بیسک ڈیموکریسیز بھی کہتے ہیں۔ 1962 کے آئین کی سب سے منفرد خصوصیات بنیادی جمہوریتوں کا نظام تھا۔ اس نظام کے تحت عام عوام براہ راست صدر کا انتخاب نہیں کرتے تھے، اس کے بجائے ملک بھر سے منتخب ہونے والے تقریباً 80,000 بیسک ڈیموکریٹس صدر اور قومی اسمبلی کے انتخابات میں ووٹ ڈالتے تھے۔ ایوب خان صاحب کا موقف تھا کہ یہ نظام عوامی نمائندگی کو نچلی سطح تک لے جائے گا، جبکہ ناقدین کا کہنا تھا کہ اس طریقے سے عوام کے براہ راست ووٹ کا حق محدود کر دیا گیا اور انتخابات پر حکومتی اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ میرے بھائیوں، آج اتنا ہی۔ اگر آپ اس کا مزید حصہ سننا چاہتے ہیں تو وہ پارٹ 2 میں آپ سن سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرا پارٹ جو ہے اس کا انتظار کریں۔